Hello, friends. Welcome back to Super Grats. As promised, we are back with a new chapter. आज की प्रिपरेशन सीरीज के लिए हम लेकर आए हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन किस चीज के बारे में है. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कैलकुलेट फोकल लेंथ इफ द रेडियाई कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस. सो हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है R1 इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, R2 is given as 20 सेंटीमीटर. गाइज मुझे कैसे पता चला कि R1 10 ही होगा, R2 20 होगा? जिस ऑर्डर में दिया है उसमें आप अज्यूम कर लीजिए R1 और R2 को. ऑलराइट, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है अपन को लेंस का, दैट इज 1.75. तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों? अपन इस बार यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि हम लेंस मेकर फॉर्मूला में साइन कैसे पुटअप करें. आज की क्लास में वो सारे डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे. जरा एक बार देखते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला में बेसिकली हम कैसे साइन पुटअप करते हैं. सो गाइज लेट्स अज्यूम दैट वी हैव गॉट अ कॉन्वेक्स लेंस और इसके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एस है. अगर आपको कोई सराउंडिंग मीडियम नहीं दिया है, मतलब सराउंडिंग मीडियम एयर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं 1 होता है, और अज्यूम कर लेते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है. ऑलराइट गाइस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ये इस वाली कर्व्ड सरफेस को यहां पे जो है स्फेरिकल सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप R1 अज्यूम करिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 अज्यूम करिए. ऐसा इसीलिए क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की रेज यहां से आ रही होंगी. गाइस ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन अज्यूम कर सकते हैं क्या अपन? अगर ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन माना जा सकता है तो ये जो एक्सिस होगी दिस विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस होगी ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस. ऑलराइट, नाउ द थिंग इज ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है इसका सेंटर जो आएगा वो यहां पे कहीं आएगा. दैट मींस आप R1 को जो है वो पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हो, और सिमिलरली R2 के लिए स्फेरिकल सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगी और R2 को आप नेगेटिव अज्यूम कर सकते हो. ऑलराइट दोस्तों, तो जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को. तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं. अपन लिखेंगे 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू. म्यू का मतलब है 1.75. फॉर्मूला एक बार अगर अपन देख लें क्या होता है फॉर्मूला जो रहता है वो लिखा जा सकता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम माइनस 1 टाइम्स 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन दोस्तों. तो अगर ये फॉर्मूले में अपन ने म्यू एल डाल दिया है डिनोमिनेटर में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, 1 आ गया है इनटू 1 अपॉन R1. सो 1 अपॉन R1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन R2 दैट इज माइनस 20 गाइस. ऑलराइट, सो ये दिस विल बिकम प्लस, और यहां से आपके पास 1 अपॉन फोकल लेंथ आ जाएगी 0.75 टाइम्स. Guys, this would become 2 to 3 over 20. All right. So guys, that means focal length आ जाएगी आपके पास 20 over 3 times 0.75. All right, guys. And this will literally come something to be 8.8888 and something like that. So इसका आंसर होने वाला है C, 8.9 सेंटीमीटर. Now the thing is, guys, कि बाय चांस मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने फोकल लेंथ में इस लेंस मेकर फॉर्मूले में आपने कोई ना कोई साइन की गड़बड़ी कर दी है, तो आप चेक कैसे कर सकते हैं? अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आ रही है दैट मींस आपने गलती की होगी. क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव आनी चाहिए. सो यहां पे आप एक चेक रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज यही अब सेम लेंस मेकर्स फॉर्मूला के ऊपर ही सवाल है, बट अब एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल छुपे हुए हैं. राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बट लेवल का क्वेश्चन है. तो जरा देखते हैं. तो अब की बार कह रहे हैं फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो असल में पहले तो हमें यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है. लेंस मेकर फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया ये रहा अपने पास लेंस मेकर फॉर्मूला. उसके बाद फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी फॉर्मूला यूज करना है. ऑलराइट, सो लेट्स सी. जरा एक बार अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस. अब अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे आपको ये एक कॉनकेव सरफेस नजर आ रही है, राइट? और इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि इसकी फोकल लेंथ अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये f1 है। बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रही है, उसकी फोकल लेंथ अज्यूम कर लेते हैं f2 है। एंड इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ अज्यूम कर लेते हैं कि f3 है। हमें सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है? तो जरा अब एक एक करके इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले f1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखूंगा 1/f1 इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सो 1.5 माइनस 1 टाइम्स 1/r1। दोस्तों r1 क्या होगा इस बार? r1 होगा ये वाली सरफेस, राइट? और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 10। लेकिन वो है किस तरफ? इस तरफ जा रही है, राइट? तो -10 अज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा ऑप्टिकल सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो इस केस में ये जो चीज है ये हो जाएगी माइनस, और आपका जो R2 हो जाएगा, देखिए अब ये जो है यहां पे ये दोनों बाय कॉन्वेक्स लेंस नजर आ रही है अपन को, राइट? तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। सबके रेडियस ऑफ कर्वेचर सबके सेम है, लेकिन साइन चेंज होते रहेंगे। तो यहां पे अपन ने 1/-10 डाला, फिर माइनस साइन लगाया, और फिर 1/+10 डाला। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास फोकल लेंथ आ जाएगी 1/f1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 टाइम्स, और ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास -2/10, राइट? तो बेसिकली जो फोकल लेंथ f1 निकल के आ रही है दोस्तों आपके पास, वो आ रही है -10 सेंटीमीटर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि कॉनकेव अगर होगी तो नेगेटिव आनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव आ रही है। अब एक काम करते हैं फ्रेंड्स, कि अब अपन एक काम करते हैं, f2 की बात करते हैं। तो f2 के लिए अपन जरा यहां पे लिख लेते हैं, 1/f2 कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 4/3, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 4/3 है। तो यहां पे अपन 4/3 डाल देते हैं, टाइम्स 1/, अब अच्छा यहां पे मैं अगर आपको फिगर बना के बताऊं, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए पहली सरफेस हो गई, ये अंदर वाली सरफेस की बात कर रहा हूं। ये हो गई आपकी उसकी R1 10, और ये हो गया R2 10। तो ये जो रहेगा वो प्लस में चला जाएगा, और ये वाला जो रहेगा वो माइनस में चला जाएगा। सही है क्या दोस्तों? तो अपने पास 1/f2 आ जाएगा 4/3 -1 यानी कि 1/3, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2/10, मतलब कि f2 की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स +15। अब बात एकदम समझ में आ रही होगी, क्यों? क्योंकि भाई कॉन्वेक्स लेंस था, प्लस तो आना ही था। तो आप देख रहे हैं कि सरफेस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके साइन अगर सही तरीके से पुट किए जाए, क्या कितना ही कठिन क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। f2 आ गया +15। f3 की जरा बात करते हैं। f3 वापस से कॉनकेव सरफेस की तरह नजर आ रही है। f3 के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं 1/f3 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दोस्तों इसका भी 1.5 ही होगा, तो ये 1.5 -1 बेसिकली 0.5, और क्योंकि सरफेसेस बिल्कुल सिमिलर है, इसी की तरह सब कुछ सेम होगा, यानी कि -2/10, यानी कि इस केस में f3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। फिर से अब क्या करें? अब अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। तो फ्रेंड्स, जब लेंसेज बहुत ही ज्यादा पास पास रखे हों एक दूसरे से, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। क्योंकि अभी हमारे पास 3 लेंसेज हैं, तो 3 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स? तो एक f1 थी -1/10, f2 थी 15, प्लस f3 भी थी -1/10, राइट फ्रेंड्स? तो f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा दोस्तों अपने पास आ जाएगा f इक्विवेलेंट -2/10 प्लस 1/15। तो अब सिंपल सा कैलकुलेशन अपने पास अब यहां पे बस बचा है। तो यहां से अपना जो f इक्विवेलेंट है वो निकल के आ जाएगा 30 ओवर, guys, this is -6, and this is going to be +2, so this is going to be -4।
सो दैट मीन्स ये आ जाएगा अपने पास 15/2, दैट मीन्स -7.5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आ रही है। अब क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। वो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कैसा एक्ट, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर रहा है या एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब आपने सारी मेहनत कर ली, आपने फोकल लेंथ निकाल ली एंड इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, सो वी कैन से दैट इट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेंसेज आर एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। सो वी कैन से दैट दिस इज these combination are acting as a diverging lens। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था, कि भाई फोकल लेंथ बता दीजिए, तो -7.5 सेंटीमीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज मैंने एक क्वेश्चन आपको काफी सिंपल कराया, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें 3 लेंसेज एक साथ आ गए, तो हमें 3 बार हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो गई, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, आई होप आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of incidence 30 degree, the ray after reflection is deviated through। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अपन जब एग्जाम में सीयूईटी जैसे एग्जाम में बैठे रहते हैं और अपने पास इतना सिंपल सवाल आ जाता है और अपन उसको हड़बड़ी में जो है वो गलत कर देते हैं। करना क्या है, एक बार जरा इस डायग्राम को अपन देखें। फ्रेंड्स ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपके पास एक रे आ रही है और वो जो रे है वो बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, राइट। अभी जल्दी जल्दी में कई बच्चे इसको जो है वो सीधे 30 डिग्री मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों करना ये है, अपन को ये पता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी, ये भी एंगल होगा 30 डिग्री। लेकिन जो एंगल ऑफ डिविएशन है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि अगर यहां पे ये मिरर नहीं होता तो इस रे को, इस इंसिडेंट रे को कुछ इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, राइट। और वो बेंड कितना हो गई, तो वो इतना जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका एंगल ऑफ डिविएशन। तो दोस्तों ये जो है ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question says a biconvex lens made up of a transparent material of refractive index 1.25। दोस्तों वापस से एक क्वेश्चन आ गया अपने पास जिसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 1.25 दिया हुआ है इन वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए समझना कि अभी तक जो मैंने दोनों क्वेश्चंस कराए उसमें सराउंडिंग मीडियम जो था वो तो एयर रखा था, राइट। तो बहुत आसानी से अपन μ-1 और ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसी फॉर्मूले की आदत पड़ जाती है। बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपको बहुत ज्यादा टफ सवाल ना देने के बजाय आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी में ही थोड़ा सा बहुत ऑल्टरेशन कर देंगे, राइट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एयर ही आए इन सवालों में। तो यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो सराउंडिंग मीडियम है वो वाटर दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है 1.33। विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस दे दी तो कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगी, ये डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है। ऑलराइट, तो एक बार लेंस मेकर फॉर्मूला की वापस से मदद लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला जो रहता है दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपके पास यहाँ पे रहता है म्यू एल म्यू एस, और अगर मैं कॉमन डिनोमिनेटर में इसको बना दूं तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एस, देन वी हैव गॉट 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा फ्रेंड्स, अभी दो न्यूमेरिकल करने के बाद अपन को इतना तो समझ में आ गया कि अगर वो बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि R1 इस तरीके से है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, R2 जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है, लेकिन उसके पहले ही एक नेगेटिव साइन लगा रहता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा फैक्टर जो है वो आपका पॉजिटिव हो गया। यानी कि हमें बात करनी है सिर्फ इस फैक्टर की। तो दोस्तों अभी म्यू एल जो है वो छोटा है म्यू डब्ल्यू से, सो दैट मींस ये जो न्यूमरेटर होगा ये आएगा आपका नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी दोस्तों? नेगेटिव आ जाएगी। फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, मतलब किसकी तरह काम करेगा? ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। तो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ अपन ने सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
Calculate the refractive index of the material of an equilateral prism for which the angle of minimum deviation is 60 डिग्री. All right friends. तो अब ये सवाल में हमें एक जो है वो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के कुछ अपन को फॉर्मूले जो है वो याद नहीं रहने चाहिए. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है दोस्तों, वो फॉर्मूला रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी, है तो स्नेल्स लॉ ही लिखा हुआ है, राइट. लेकिन इसके आगे हम आई और आर को एक और तरीके से एक चीज लिख सकते हैं. मैं आपको जरा याद दिला देता हूं दोस्तों. जब मिनिमम डिविएशन की अपन बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती हैं. एक तो होती है बेटा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की आई जो है वो ई के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा. ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हमको पता चला है. इस फैक्ट को यूज करके हमने दूसरी कंडीशन पता कर ली है कि इस केस में जो R1 और R2 है वो दोनों बराबर होंगे. क्या आप चाहते हो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को डायग्राम में ये सारी चीजें बता दूं? तो एक बार जरा देख लेते हैं डायग्राम में. बात ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे एक प्रिज्म है, और क्योंकि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये है एंगल ऑफ प्रिज्म आपका, और ये 60 डिग्री होगा. मैं कह रहा हूं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, ये आपने बनाया नॉर्मल, ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. दोस्तों ये होता है R1, यहां से फिर आपने एक नॉर्मल बनाया, ये एंगल होगा R2, और ये होगा एंगल ऑफ इमरजेंस ई. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आई ई के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा. इनकी मदद से अपन यहां से ये फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं. साइन आई की जगह मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस मिनिमम डिविएशन वाला एंगल अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह मैं लिख देता हूं ए अपॉन 2. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जरा. तो अपने पास साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म जो है जैसे मैंने आपको बताया 60 डिग्री है, प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन भी 60 डिग्री दिया हुआ है अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अगेन 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज 30 डिग्री. ये जो है ये वाली जो वैल्यू है ये भी आ जाएगी आपकी 60 प्लस 60 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 अगेन ही आ जाएगा 60 डिग्री. सो दोस्तों ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2. सो दैट मींस गाइस आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा √3. सो आई होप आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि हमने दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत और समझना है, आपको एक दो फॉर्मूला बस समझ में आने चाहिए. एक होता है दोस्तों एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला, जिसको कहते हैं आई प्लस ई माइनस ए. तो फ्रेंड्स यहां पे आई और ई सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए. तो यहां से मैंने आई को लिख दिया है ए प्लस मिनिमम डिविएशन अपॉन 2, राइट. और एक दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूले की ये जरूरत थी, दूसरे फॉर्मूले की क्या जरूरत थी बेटा कि R1 प्लस R2 जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर होता है. तो इफ R1 plus R2 is equals to A, and for minimum deviation we know that R1 is equals to R2, then we can say that R can be written as A upon 2. तो यहाँ पे जो R है उसको अपन ने A upon 2 लिख दिया, आंसर आ गया. Okay, so let's move to the next question. The next question says an object is to be seen through a simple microscope of power 10 diopter. Where should the object be placed to have the maximum angular magnification? Maximum angular magnification की बात कर रहे हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप यूज क्यों करते हैं दोस्तों? सिंपल माइक्रोस्कोप यूज इसलिए करते हैं कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि जब आप उसको अपने आंख के नियर पॉइंट पे ले आते हैं फिर भी आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो एंगल जो सबटेंड कर रहा है आपकी आंखों में वो बहुत ज्यादा छोटा है, वो करीब 1 मिनट से छोटा है. इसलिए हमें वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रही है जिसको हम कह रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. ऑलराइट, तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या करेगा, इसकी एक इमेज जो है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज जो है वो कहां बना देगा, वो बना देगा आपके नियर पॉइंट पे. ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को पावर दे दी गई है, पावर दी गई है 10 डायोप्टर. तो यहां से अपन फोकल लेंथ निकाल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है. तो दोस्तों 10 डायोप्टर अगर दिया हुआ है आपको, तो यहां से मैं फोकल लेंथ लिख सकता हूं 1/10, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास पावर, मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. दोस्तों फोकल लेंथ आ गई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो इमेज आप बनाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहां पे आपके पास, इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको रे डायग्राम में मदद कर दूं, तो ये रही आपकी कॉन्वेक्स लेंस. आपने ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा है,
कि यहाँ से रे ऐसे आ रही है, यहाँ से रे ऐसे आ रही है, और यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों कि जो भी ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ये जो वर्चुअल इमेज है दोस्तों, ये जो है इसको अपन जो है वो डी पे रख देते हैं। ऑलराइट, डी का मतलब कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसको डी पे रख देते हैं, तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। राइट, तो एक बार जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अपन एक काम करेंगे, अपन लेंस थिन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/फोकल लेंथ का मतलब 1/10। अच्छा, सीधे u निकालने क्या, तो u को इधर भेज देते हैं। 1/u कैन बी रिटन एज 1/v, तो 1/v की जगह -25 रख दूंगा। वापिस से साइन कन्वेंशन में कोई डाउट है तो इधर देख लो जरा जल्दी से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, जो भी डिस्टेंसेज इस तरफ आ रहे हैं सबको नेगेटिव लो, जो भी डिस्टेंसेज इस तरफ आ रहे हैं सबको पॉजिटिव लो। ठीक है, तो -1/25 आपका जो इमेज डिस्टेंस था, और फोकल लेंथ जो रहेगी बेटा वो प्लस में रहेगी। राइट, सो अब जो है वो आपका ये काम जो है वो बहुत आसान हो चुका है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा इस बार वो आ जाएगा, ये हो चुका है अब आपके पास अराउंड 50/3। राइट, एक बार जरा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। v को जो है वो हमने -25 पे रखा हुआ है, u उस तरफ गया, f उस तरफ जाएगा, तो दोस्तों ये जो साइन है, ये पे यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा। जब ये f इस तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/10। राइट, सो 2 इंटू 5 सो दैट मीन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी वो अराउंड आएगी -50/7 सेंटीमीटर। राइट, तो 50/7 सेंटीमीटर अराउंड कितना होगा? 7 अराउंड, और माइनस साइन के साथ, सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड गाइस। If the critical angle for total internal reflection from a medium to a vacuum is 30 डिग्री, मतलब कि क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है, यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल अगर 30 डिग्री है तो अपन को पता रहता है दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से निकाला जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में निकाला जा सकता है, आपको एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1/sin c, या sin c इज इक्वल्स टू 1/μ। स्नेल्स लॉ से अपने पास आया है, तो sin c यानी कि ये क्रिटिकल एंगल अपना कितना था, 30 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 1/2 sin 30 डिग्री। सो दिस इज योर 1/μ। सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2। सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द मीडियम। तो c का मतलब है 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाई v, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट दोस्तों, सो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम? गाइस, फ्रीक्वेंसी जो होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। राइट, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है, तो अगर मान लीजिए स्पीड जो है वो कम हो रही है तो वेवलेंथ भी जो है वो कम होगी। तो दैट मींस वेवलेंथ चेंजेस बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। Now for the next question, a lens has a focal length 10 centimeter. When the object should be placed if the image is to be 40 centimeter in the positive direction from the lens? दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अपने पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। सो जरूरी है कि ये आपके पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स हो। जरूरी इसलिए क्योंकि पॉजिटिव में अगर v जो है वो आपके 40 सेंटीमीटर हो रहा है और फोकल लेंथ जो है वो आपको +10 लेनी है, तो वो आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो अगेन थिन लेंस फॉर्मूला लगाते हैं,
1 upon 10 is equals to 1 upon V minus 1 upon U. So 1 upon U will come out to be 1 upon 40 minus 1 upon 10, 4, 4. So U will come out to be 40 minus 40 by 3 centimeter. All right. So okay, एक बार वापिस से देख लेते हैं क्वेश्चन को. A lens has a focal length of 10 centimeter where the object should be placed if the image is to be 40 centimeter in the positive direction from the lens. So guys, I think यहाँ पे 40 by 3 is going to be the correct option. B is going to be the correct one. Minus 40 by 3 होगा इसका आंसर. All right. So let's move to the next question. And the next question says two lenses of focal length 5 centimeter and 50 centimeter to be used for making a telescope. So guys, you know telescope किस लिए यूज किया जाता है? Far distant objects को देखने के लिए, right? And टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिक डिफरेंस होने क्या वाला है कि आपके जो टेलीस्कोप है उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ज्यादा बड़ी रखनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आ सके, राइट? तो अगर ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करवानी है तो आप 5 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में कौन सी लेंस को जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस लेना चाहेंगे? तो इसका आंसर होने वाला है 50 सेंटीमीटर. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को आज के इस लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. आई एम गोइंग टू बी बैक विद अ न्यू वीडियो. सो टेक केयर, बाय बाय.